चलिए हेलो दोस्तों, आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। आज का ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है। कल क्लास फर्स्ट पढ़ाए थे खगोल विज्ञान के बारे में, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में और तारा के बारे में बतलाए थे। श्वेत बामन, काला बामन, चंद्रशेखर, सीमा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल के बारे में। कहाँ से पढ़ेंगे? तारा मंडल हम लोग जानेंगे तारामंडल से, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइएगा सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज जानेंगे किसके बारे में? तारामंडल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तारामंडल आखिर क्या है, ठीक है। तो तारामंडल कहने का मतलब है कि उसकी दूरी कहाँ से होनी चाहिए? तो सूर्य से होनी चाहिए। वह सूर्य से क्या है? तारा, यह दूर है, ठीक है। तो सूर्य से दूरी पर जो स्थित तारों का समूह है, इसके कारण बनने वाली क्या होता है? विशेष आकृति को तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि तारामंडल की संख्या वर्तमान में कितना है? 88 है। इसकी वर्तमान में संख्या कितना है? 88 है। ये आप लोग याद रखिएगा कि तारामंडल की संख्या जो है कि अभी तत्काल में प्रेजेंट में कितना चल रहा है? तो अभी 88 है, ठीक है। और इसी से आपका क्वेश्चन यानी प्रश्न आएगा कि इसका जो है कि सबसे प्रमुख तारामंडल कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ आएगा सबसे प्रमुख तारामंडल। चलिए आइए देखिएगा, सबसे प्रमुख आपको आएगा, तारामंडल की बात करेगा तो हो जाएगा सेंट्रो और हाइड्रा। कौन कौन हो जाएगा? सेंट्रो और हाइड्रा। चलिए ठीक है, ये आप इसको ख्याल रखिएगा। फर्स्ट में हम लोग क्या जाने कि वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितना है? तो 88 है। ओके, इतना तो कंफर्म हो गया होगा। और सबसे जो प्रमुख तारामंडल है जो सेंट्रो और क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। और सबसे अगर बड़ा तारामंडल की बात करें तो आपका हाइड्रा हो जाएगा, यानी ये वाला जो है कि बड़ा भी तारामंडल है, ठीक है। सेंट्रो और हाइड्रा में कहा जाए तो आपको सबसे बड़ा मिलेंगे हाइड्रा मिलेंगे, ठीक है। चलिए इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे ध्रुव तारा के बारे में। जानेंगे किसके बारे में? जानेंगे ध्रुव तारा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे अब ध्रुव तारा। ठीक, दिखाई दे रहा है सर? ठीक है। चलिए तो हम लोग आओ इसको ऊपर लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। यहाँ लिख देते हैं ध्रुव तारा, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में जान लेंगे कि यह जो है क्या है कि हमेशा इसको आप देखिएगा, ध्रुव तारा को देखिएगा तो ये कौन सा डायरेक्शन में दिखता है? हमेशा जो है कि नॉर्थ डायरेक्शन में यह दिखता है। यानी हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है यानी दिशा होता है, किस प्रकार होता है? उत्तरी होता है, ठीक है। तो यह जो है कि उत्तर दिशा में दिखता है। और यह इसलिए दिखता है क्योंकि जो है कि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। ये ध्रुव तारा कहने का मतलब है ये पृथ्वी के कहाँ रहता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर रहता है। चलिए आप लोग ख्याल कर लीजिएगा इसको, कहाँ है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर रहता है, इसलिए
या उत्तरी दिशा में क्या करता है, यह दिखाई देता है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे, यह जो है कि लिटिल बियल तारा समूह का एक सदस्य है। यह किसका सदस्य है, यह सदस्य की बात किया जाए, सदस्य की बात किया जाए तो हो जाएगा लिटिल बियर तारा। लिटिल बियर तारा, ये सदस्य की आपका बात किया जाए तो ध्रुव तारा जो है कि एक लिटिल बियर का तारा है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया लगेगा। चैनल उनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक को दबाइए, बेल बटन को दबाइए। और बतलाया जाता है कि प्राचीन काल में जो है कि इसका प्रयोग दिशा बतलाने के लिए किया गया था। किसको बतलाने के लिए, दिशा बताने के लिए। ठीक है, इसका जो प्रयोग है यानी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए किया गया था, दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया था। इसलिए इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग को पीडीएफ भी डाल देंगे, नोट बना कर डाल देंगे टेलीग्राम पर। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे, इसी में और देखेंगे। अब एक आता है डे स्टार आता है, जिसको हम लोग साइरस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, साइरस। चलिए देखिए, कि दिल न लगई हाँ फेरो जाने जाई हाँ, अरे जा 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 जान भुला जाई हाँ, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे रे, जियत चलिए तो हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे साइरस के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में डे स्टार बोला जाता है। ठीक, तो आप लोग साइरस के बारे में शायद जानते होंगे पहले से कि यह जो है कि बहुत सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, चमकीला ग्रह। क्या है, साइरस का आप लोग नाम सुने होंगे, ये आपका चमकीला ग्रह है और इसे ओरियम के माध्यम से खोजा जाता है। किसके माध्यम से, ओरियम, ओरियम के माध्यम से इसे खोजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पूछेगा कि सबसे चमकीला तारा क्या, गलती बतला दें। ठीक है, यह सबसे चमकीला तारा है, ग्रह नहीं है, यह सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सबसे चमकीला तारा का नाम बतलाइए, तो क्या हो जाएगा, साइरस। और यह किसके माध्यम से, तो ओरियम के माध्यम से खोजा जाता है। उसके बाद एक आता है हैटर तारामंडल। क्या आता है, हैटर तारामंडल। चलिए इसको मिटाते हैं। साइरस के बारे में आप लोग तो जान गए होंगे, आप लोग प्रयास करिएगा कि लिखते चलिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ओरियम के बारे में। ओरियम क्या है, यानी जो अभी ओरियम करें उसी को हिंदी में बुलाता है हैटर तारामंडल। हैटर तारामंडल, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओरियम। ओरियन, क्या बोला जाता है, ओरियन। चलिए तो ओरियन की बात बतलाते हैं आप लोग के, यानी हैटर तारामंडल की। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चेगण, यह कहता है कि यह शिकारी की तरह दिखता है, इसे मृग भी कहते हैं। कैसा दिखता है भाई, ये शिकारी की तरह दिखता है, शिकारी, शिकारी की तरह आपको दिखाई देगा। इसी को क्या कहेंगे, मृग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, तो हम लोग इसको मृग कहेंगे। चलिए आशा करते हैं बढ़िया लग रहा होगा, थोड़ा लाइक को दबा दिए तो यार। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, इनके जो बीच में अगर देखा जाए तो तारों की क्या है, अधिकतम संख्या है। तारों की
अधिकतम संख्या। ठीक है। हाँ, इसके बीच में देखा जाए तो क्या है, तारों की अधिकतम संख्या है। और इसकी बात आता है कि जिसके, हाँ, अधिकतम संख्या है जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। कौन सा तारा होता है? दक्षिण और पश्चिम में, यानी इधर और उधर क्या हो जाएगा, साइरस तारा हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा। और एक जान लेते हैं हम लोग, बृहद सप्तऋषि हैं जिसको उर्सा मंजूर कहते हैं। बृहद सप्तऋषि इधर जान लीजिए, बृहद सप्त ऋषि। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बृहद सप्त ऋषि यह है कि यह 7 तारों का एक समूह है। कितना तारों का? 7 तारों का, 7 तारों का समूह। आपसे पूछेगा कि बृहद सप्त ऋषि किससे कहते हैं, तो 7 तारों का समूह को। ठीक है। तो जो बृहद सप्त ऋषि है यानी 7 तारों का समूह है। आपको यहीं से दिखाई दे रहा है सप्त, तो सप्त के मतलब सप्तम। अब सप्तम माने 7 होता है कि नहीं होता है? तो सप्तम माने 7 होता है, यानी 7 तारा का क्या है, यह एक समूह बतलाया जाता है। और बतलाया जाता है कि इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा रहता है। ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। चलिए, ये तो हो गया बृहद सप्तवर्षी यानी बड़ा वाला। अब लघु सप्तवर्षी हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? लघु, लघु सप्त ऋषि। ठीक है। अब लघु सप्त ऋषि के बारे में जानेंगे। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, चाहे बृहद सप्त ऋषि रहे या लघु सप्त ऋषि रहे, ये 7 तारा का ही मिश्रण समूह रहेगा। ठीक है। और बतलाया जाता है किंतु यह सप्त ऋषि के उल्टे आकार का होता है। ये जो है, ये वाला बृहद के क्या होता है, उल्टा होता है। इसका एकदम क्या होता है, उल्टा। ये आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा। और कहता है इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है, यानी इसी के सहयोग से ध्रुव तारा को हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ढूंढने का काम करेंगे, ढूंढने का काम करेंगे। ठीक है। यानी लघु सप्तवर्षी के प्रयोग से ही क्या करेंगे हम लोग, उसे ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है, इसी को सहयोग से, सप्तवर्षी के सहयोग से। चलिए, तो आप लोग तो इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र क्या है, तो चलिए देखिए। हमन के छोरे के नगरे कहीं क्या जानेंगे हम लोग, नक्षत्र। चलिए, तो नक्षत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनकी संख्या बतलाया जाता है। कितना है भाई, संख्या कितना है, तो 27 है। कितना है, 27 है। ठीक, नक्षत्रों की संख्या कितना है, 27 है। यह सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। यह सूर्य के निकट रहता है, और जो तारा के क्या रहेगा, जो समूह रहेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, नक्षत्र के नाम से जानेंगे। और बतलाया जाता है कि भारतीय मुनि ऋषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। और बतलाते हैं कि सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। सूर्य जो है, आप लोग स्टार में लिख लीजिएगा, सूर्य यानी एक महीने में सूर्य एक महीने में कितना, 2.25 नक्षत्र को पार करता है। 2.25 नक्षत्र को पार करता है। चलिए, पार
करता है। तो सूर्य जो है कि एक महीने में कितना नक्षत्र को पार करता है, तो 2.25 नक्षत्र को पार करता है। और हमारे जो भारतीय ज्योतिष है पर जो है कि इसका प्रभाव देखा जाता है, भारतीय ज्योतिष पर इसी का नक्षत्र का प्रभाव देखा जाता है। आप लोग जानेंगे कुछ प्रमुख नक्षत्र के बारे में, ठीक है, कुछ प्रमुख नक्षत्र के बारे में जान लेंगे। प्रमुख नक्षत्र के बारे में आप लोग बतला सकते हैं क्या क्या होता है? चित्रा हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, विशाखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब? चित्रा हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, विशाखा हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा, धनिष्ठा हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा, धनिष्ठा हो जाएगा, और होता है माघा हो जाएगा, आद्रा हो जाएगा, अनुराधा हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा। आद्रा, माघा, रोहिणी, ठीक है, ये सब नक्षत्र के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इतना जान लिए और हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जानेंगे। क्या जानेंगे? उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक। हम लोग जाने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो बतलाया जाता है, भाई साहब आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमन तेरे ने महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया। इन क्या हल्ला कर रहा है रे? अबे हम इनके अनुसार बतलाया जाता है भाई जी कि 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले महाविस्फोटक हुआ। कितना बिलियन? 15 बिलियन वर्ष वाले, ठीक। इसी विस्फोटक के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे हो जाएगा EP, जिसको आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश रहता है, प्रोटॉन हो जाएगा, और उसके बाद एक न्यूट्रॉन हो जाता है। इसको बारे में आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर -4 और प्रोटॉन पर +4 और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, ठीक है। आप लोग के तो पता होगा S1। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, कौन किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और इसको किया था यानी सर जेम्स चैडविक किए थे, ठीक है। तो ये तो आप लोग को पता होगा। तो ये सब न्यूट्रिनो ETC का निर्माण हुआ। इसी विस्फोटक के बाद में स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना शुरू हुई। और बतलाया जाता है कि कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए, और कई तारे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण कर लेता है। जब तारा मिलता है तो किसका निर्माण करता है? आकाश गंगा का निर्माण करता है, ठीक है। और 3 आकाश गंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। 3 आकाश गंगा मिल जाएगा ना तो सुपर क्लस्टर का निर्माण करेगा। ये सब याद रखिएगा बात आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत जानेंगे। ये तो ब्रह्मांड के हो गया। अब हम लोग जानेंगे सौर मंडल। चलिए, यहाँ हम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं सौर मंडल। क्या लिखेंगे? सौर मंडल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब जानेंगे सौर मंडल के बारे में, जानेंगे उत्पत्ति की। इसका सिद्धांत का बा ये कहता है ना कि सूर्य और उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य और जो उसके आसपास जो एरिया रहेगा, क्षेत्र रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। और इसका उत्पत्ति जो है कि कई सिद्धांत पर प्रचलित है। जैसे मोनो स्टार हो गया, एक में क्या हो गया भाई जी? मोनो स्टार हो गया, ठीक, जिसको एक तारा सिद्धांत बोला जाता है, मोनो स्टार। फर्स्ट में देखिए, स्टार
इसको मोनो को मतलब आप जानवे करते हैं एक। मोनो हो गया, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनान, डेकान, अंडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, ये सब होता है आप लोग का कमेट्री में है। तो मोनो को मतलब एक तारा सिद्धांत जानिएगा, यानी एक तारा सिद्धांत। ठीक, आप लोग इतना जानिएगा। और जानिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है सूर्य के टुकड़ों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सूर्य के टुकड़ों से। ठीक, सूर्य के टुकड़ों से। ठीक, चलिए, तो इसका निर्माण जो हुआ है कि सूर्य के टुकड़ों से हुआ है। और इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया। कौन कौन विद्वान दिया भाई जी? दो विद्वान ने दिया। तो दो विद्वान ने दिया, तो कौन कौन सिद्धांत दिया ए में देख लीजिएगा। एक वैज्ञानिक थे जो कि गैसीय सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत दिए थे? गैसीय सिद्धांत। तो गैसीय सिद्धांत दिए थे, उनका नाम था कांट महोदय। जो कांट महोदय जी थे, इन्हें गैस सिद्धांत दिया था। क्या नाम था? कांट महोदय। ये जो है कि गैसीय सिद्धांत दिए थे। ठीक, और इसके अनुसार बतलाया गया था कि सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद आता है बी में निहारिका सिद्धांत। बी में आता है, एक आता है निहारिका सिद्धांत। ठीक है, एक क्या आता है? निहारिका सिद्धांत आता है। इसको दिया था लाप्लास ने दिया। यह क्या दिया? लाप्लास। वैज्ञानिक है लाप्लास का नाम। जो निहारिका सिद्धांत दिया लाप्लास ने दिया था। चलिए, तो आप लोग तो इसको जान लिए। अब दूसरा एक थ्योरी आता है, ड्यूल स्टार आता है। ये तो आपका मोनो स्टार आ गया, ये ड्यूल स्टार। ड्यूल मैंने आप लोग जानवे करते हैं। चलिए, तो ये वाला हो गया। अब इसको मिटाते हैं। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है क्या मौसम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन बतरे हर कसम के कसम जुदा होंगे हम। चलिए, हम लोग अब जा रहे हैं, क्या जानेंगे भाई जी? ड्यूल स्टार थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। इसके अंतर्गत सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है दो तारों से, यानी दो तारों से, कहने का मतलब टू स्टार्स है ना। इसमें जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है दो तारों से मिलने से, सौर मंडल का निर्माण। ठीक है, यानी दो तारों से सौर मंडल का निर्माण हुआ है ना। चलिए, इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया। कौन कौन? इस जो सिद्धांत है इसको दो विद्वान दिए थे। एक विद्वान का नाम था पहिलका, एक दूसर का। पहिलका विद्वान का नाम था चेम्बरलिन। क्या नाम था? चेम्बरलिन। चेम्बरलिन, एक ख्याल रखिएगा। और दूसरा विद्वान का नाम था जीन्स। क्या नाम था? जीन्स। चलिए, तो जीन्स याद रहेगा।
चेम्बरलिन भी आप लोग याद रखिएगा। तो चेम्बरलिन का कहना था, इनका कहना था, इनके अनुसार बतलाया गया था कि जो सूर्य के निकट रहेगा ना एक विशाल तारा, हाँ, इनके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ। एक कहना था किनके अनुसार? चेम्बरलिन के अनुसार, चेम्बरलिन के अनुसार। तो जीन्स बाबू कहते हैं कि इनके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिनका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के निकट आया ना तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, एक कहना था जीन्स जी का, और चेम्बरलिन का तो आप जान ही गए जी। तो तीसरा देख लीजिएगा, डबल स्टार थ्योरी को देखिएगा जरा। चलिए 3 में देख लीजिएगा, डबल स्टार थ्योरी। चलिए तो डबल स्टार थ्योरी में इस सिद्धांत के अनुसार बतलाया जाता है ना कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ है, और डबल स्टार कहने का मतलब ही होता है कि 2 तारा से हुआ है। ठीक है, और इस सिद्धांत को लिलीटन ने दिया है। इस सिद्धांत को कौन दिया? तो लिलीटन ने दिया था, लिलीटन। ठीक है, चलिए और बतलाया था इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे। कितना तारे थे? 2 तारे थे, जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के निकट आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे भाई जी? सौर मंडल के बारे में जानेंगे। चलिए, तारा मंडल के बारे में आप लोग तो जान गए हैं, सौर अब हम लोग जानेंगे सौर मंडल के बारे में, जानेंगे विस्तार से। सौर मंडल के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम। चलिए, तो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले जान लें कि सौर मंडल आखिर में क्या है। ठीक है, तो आप लोग जानवे करते हैं कि सौर मंडल जो है कि सूर्य और उसके आसपास जो ग्रह उपग्रह है, जितना भी ग्रह हो गया इसके आसपास ग्रह उपग्रह, ठीक है, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया और क्षुद्र ग्रह। जानवे करते हैं आप लोग क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह। उल्का पिंड हो गया और उल्काओं के संयुक्त पिंड और तरह के हैं। इसी को समूह को, पिंडों के समूह को सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तो क्या कहेगा? सौर मंडल कहेगा। ठीक है, ये सब का समूह आपका क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। चलिए और देखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम बोला जाता है। चलिए याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? तो सोलर सिस्टम बोला जाता है। और बतलाया जाता है, क्या बतलाया जाता है? कि जो सौर मंडल प्रणाली का जो खोज किया था कोपरनिकस बाबू किया था। इसका जो खोज करता है, खोज करता, ये आप लोग क्या रखिएगा, पूछता है कोपरनिकस, कोपरनिकस बाबू का इन्होंने खोज किया था। किसका खोज?
तो सौर मंडल का खोज किया था। कौन किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। और सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। इसी के केंद्र में, इसी के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। तो आप लोग इतना जान गए। और सौर मंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। ये जो है जनक तारा के रूप में है, जनक तारा के रूप में है। तो चलिए, आप लोग तो जानते होंगे इसको कि ये जनक तारा के रूप में सूर्य है। और सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलय आकार मार्ग से लगाते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में, जानेंगे किसके बारे में? जानेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सन। SUN लिखना है ना, SON लिखें तब बेटा हो जाएगा जी। तो आप लोग जानते हैं कि यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। ये भी एक क्या है? तारा है, लेकिन निकटतम तारा है ना? ये क्या है? हमारा निकटतम तारा है, निकटतम तारा है। चलिए ठीक है। चलिए आप लोग क्या रखेगा इसको। हाँ, सूर्य हमारा निकटतम तारा है और सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित रहता है। मैं यहाँ बतलाया कि सौर मंडल के केंद्र में का है या बीच में का है, बात बराबर है। चलिए ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं। और जान लीजिएगा सूर्य के बारे में कि सूर्य जो है कि सौर मंडल का प्रधान होता है। इसका जो प्रधान है क्या है? इसका प्रधान सूर्य है। कौन है? सूर्य है। यानी प्रधान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में सूर्य को रखता है सौर मंडल। और कहता है सूर्य की आयु लगभग जो है कि 15 अरब वर्ष है। यानी जो सूर्य की आयु है, इसकी जो आयु है 15 अरब वर्ष है। ये भी आपको एक नंबर में पूछ सकता है जी। ठीक है बच्चा। तो सूर्य का आयु है जो कि 15 अरब वर्ष है। ये आप ख्याल रखिएगा। जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। इसमें से 5 अरब वर्ष क्या कर चुका है? जी चुका है। अभी और 10 बरस अरब बच रहा है। बरस अरब जी चुका है, जी चुका है। तो सबसे ज्यादा जीवन काल है इसका सूर्य का। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कहता है यह हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह जो बतलाया जाता है, यह आकाश गंगा जो है, यानी यह हमारी आकाश गंगा जो सूर्य है ना, इस सूर्य हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से, यानी आकाश गंगा मंदाकिनी से, कहाँ से? मंदाकिनी से बहुत दूर है जी। लगभग 26,000 वर्ष की दूरी पर है। 26,000 प्रकाश वर्ष, यानी 26,000 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर की दूरी पर है। आप लोग जान में करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है। चलिए, बाप रे बाप, कितना है जी? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और कहता है सूर्य हमारी आकाश गंगा के चारों ओर। चलिए ये सब मिटाते हैं, आगे आप लोग के बतलाते हैं। कि जिंदगी की तलाश में हम निकल के तुमने देखा तो चलिए, तो सूर्य के बारे में तो आप लोग जान ही गए
कि सूर्य का जो है कि जीवन काल कितना है, लगभग आयु 15 अरब वर्ष है, जो कि 5 अरब वर्ष ये जीत चुका है। और यह हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और बतलाया जाता है कि सूर्य हमारी आकाश गंगा से के चारों ओर, सूर्य जो है हमारी आकाश गंगा के चारों ओर, आकाश गंगा यानी मंदाकिनी, हाँ, आकाश गंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। जो ये परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर परिक्रमा कर रहा है भाई जी, 1 सेकेंड में। यानी सूर्य जो है कि हमारी आकाश गंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर गति से परिक्रमा कर रहा है। और हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसको पूरा परिक्रमा करने में 25 करोड़ यानी 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आकाश गंगा को, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। जो इसका व्यास है कितना है, 13.92 लाख किलोमीटर है। बाप रे बाप। तो आप लोग ख्याल रखिएगा, आप लोग को याद हो गया, ठीक है। आकाश गंगा की परिक्रमा करने में, पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और 1 सेकेंड में परिक्रमा कितना करता है, 250 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना आप लोग के तो पता चल गया होगा। और आगे जान लीजिए ना कि सूर्य का प्रकाश जो है कि पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। ये पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है जी, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। जो लाइट है हमारा सूर्य का कितना में, 8 मिनट 20 सेकेंड में। और कहता है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन होता है। इसके अंदर जो है कि हाइड्रोजन तथा हीलियम में संलयन होता है। किस में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में। और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये जो है कि ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है, जो कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है जी, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा से 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। चलिए, इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं।